नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है डाकघर बचत बैंक। ठीक है। तो पिछले दो चैप्टर से बैंक रिलेटेड चैप्टर चल रहा है। पहला था बैंक। ठीक है। और बैंक का आशय उसमें था कि और फिर बैंक में खुलने वाले खाते थे। इसके बाद ये चैप्टर है डाकघर बचत बैंक। ये अपनी योजनाओं के संदर्भ में जाना जाता है। डाकघर हम लोग समझते हैं कि सिर्फ चिट्ठी वगैरह भेजने का काम करती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का भी काम करती है। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको कहानी की तरह बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझाने वाला हूँ मैं। तो आप इसमें क्या करना है, इसमें कुछ आंकड़े हैं वो याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ये जरूर ध्यान देना। तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं। जब लोगों को सुरक्षित बचत और छोटे छोटे निवेश की जरूरत पड़ी। जब भी लोग को सुरक्षित बचत और छोटा निवेश, जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बैंक में क्या था, जनधन योजना के खुलने के पहले बैंक में सभी लोग नहीं जाया करते थे। बैंक में जिनके पास थोड़ा पैसा होता था, सरप्लस मनी, अच्छे खुशहाल लोग थे, ठीक है, उनकी इनकम जिनकी ज़्यादा थी, उनके लिए था। लेकिन ये जो डाकघर का जो कॉन्सेप्ट है, डाकघर का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए भी है जो रोज़ का काम करते हैं, थोड़ा बहुत निवेश करके वो भविष्य में कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए पॉसिबल होता है। तो ये छोटे बचत के लिए जाना जाता है ये। और कुछ और लोक लुभावन योजना है इसके अंतर्गत, जिसमें बहुत सारे बड़े निवेशक भी, बड़े नहीं बोल सकते, जो मंझोले टाइप के मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं डाकघर बचत बैंक की तरफ। तो चलो पढ़ते हैं इसको। पहले प्रस्तावना, परिचय। जब लोगों को सुरक्षित बचत और छोटे छोटे निवेश की जरूरत पड़ी, तब डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था बनी। ठीक है। और इसका उद्देश्य था गांव गांव तक बचत की आदत डालना, मतलब गांव के लोगों को भी बचत की आदत डालना और लोगों को सुरक्षित निवेश का साधन देना, कि लोग एक सेफ जगह पे अपना पैसा रख सकें। जो छोटे छोटे कामगार हैं गाँव में, जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को टारगेट किया गया। ठीक है। तो डाकघर बचत बैंक की शुरुआत कब हुई है? डाकघर बचत बैंक खाता सबसे पहले 1882 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक। कोई भी व्यक्ति डाकघर में अपना खाता खोल सकता है, कोई भी आदमी खोल सकता है। न्यूनतम जमा इसका 20 रुपया है, न्यूनतम शेष राशि 50 रुपया, और ब्याज दर 4% वार्षिक। ये बहुत ज़्यादा है, और न्यूनतम जमा वगैरह बहुत कम है। आप 20 रुपया में भी जमा करके खाता मेंटेन कर सकते हो। न्यूनतम शेष राशि जो है 50 है, जबकि बैंक में ज़्यादा है। कुछ बैंकों में तो 5-10 हज़ार रुपया है बचत खाते के लिए। तो ये बहुत ही न्यूनतम राशि में आपका खाता खोल देती है। ब्याज दर भी इसका 4% वार्षिक है। 500 जमा होने पर चेक की सुविधा मिल जाती है, और चेक की सुविधा 500 रुपया का ही आपका जमा हो गया तो चेक की सुविधा भी देती है। 2012-13 से 10,000 तक का ब्याज कर मुक्त है। इसके अंतर्गत 2012-13 से क्या है कि 10,000 तक जो ब्याज आता है वो कर मुक्त है, टैक्स के दायरे में नहीं आती है। अब एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है। जो आधुनिक डाकघर बचत बैंक है, वहाँ पे एटीएम की भी सुविधा दी जाती है बैंक की तरह। चलो इसके उद्देश्य के बारे में जाने। इसके उद्देश्य एम क्या है इसका, कोई भी व्यक्ति का जो एम होता है, उद्देश्य के बारे में जाने। तो यहाँ पे डाकघर का उद्देश्य है कि लोगों की बचत की आदत डालना, लोग में सेविंग का एक हैबिट डाल देना, क्योंकि आसान है, यहाँ पे कम पैसा भी जमा करोगे जमा हो जाएगा। छोटे निवेश को बढ़ावा देना, जो छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा देना, गांव के क्षेत्र में ये बैंकिंग सुविधा देता है। डाकघर लगभग सभी गांवों में है, लगभग समझ लो। सुरक्षित निवेश का साधन देना, और सुरक्षित निवेश का भी साधन देता है ये। ठीक है। यहाँ पे पैसा सुरक्षित रहता है। सरकार को पूंजी उपलब्ध कराना, और इसका काम ये है कि जो पैसा ये लोगों से लेता है, ये लोन नहीं देता है किसी को, ये सरकार को मदद करता है। समझो, सरकार को पूंजी उपलब्ध कराता है ये। आर्थिक स्थिरता लाना, और आर्थिक स्थिरता लाना भी इसका काम है। तो ये 6 पॉइंट हैं, जिसमें आप 4 जो है वो काम
हो जाएगा आपका। अगर उद्देश्य पूछता है तो 4 भी लिख दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है। कौन खाता खोल सकता है? यहाँ पे कौन खाता खोल सकता है? 18 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति भी खाता खोल सकता है अंगूठा लगाकर। ठीक है। पागल व्यक्ति संरक्षक द्वारा, अगर कोई आदमी पागल है तो पागल के लिए दुनिया नहीं होता है बच्चों। ठीक है। तो उसका जो केयर टेकर है वो उसके नेतृत्व में, लेकिन वो भी खोल सकता है। स्त्री पति या प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है। और संयुक्त खाता भी खुलता है, और संस्था ट्रस्ट समिति भी यहाँ पे खाता खोल सकती है। अब आगे हम पढ़ेंगे खाता खोलने की विधि। प्रार्थना पत्र भरना, सबसे पहले क्या करना होगा आपको? प्रार्थना पत्र भरना होगा। न्यूनतम 20 रुपया जमा करना होगा। ठीक। नमूना हस्ताक्षर देना होगा यहाँ पर भी, और बैंक में भी खाता खोलने में आपको नमूना हस्ताक्षर देना होता है। रसीद लेना होगा और पासबुक प्राप्त करना होगा। ठीक है। तो खाता खोलने की यही विधि है, पासबुक प्राप्त करना। खाते से पैसा निकालना, निकासी फॉर्म भरकर पासबुक दिखाकर राशि निकाली जाती है यहाँ पे। जैसे बैंक में आप क्या है, आप आज के डेट में गूगल पे से भी कनेक्ट कर दो तो पैसा आप गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन डाकघर बचत खाता में अगर पैसा रखोगे तो आपका कोई गूगल पे, पेटीएम वगैरह नहीं काम करेगा। ठीक है। इसका अगर पैसा निकालने जाना है, ये वहाँ पर ये एटीएम भी है, ये इसमें भी बोला है कि एटीएम सेवा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है जिस तरह से बैंक का होता है। तो सिंपल जानो कि इसमें निकासी करने के लिए, पैसा निकालने के लिए हमको एक फॉर्म भरना होता है, विड्रॉल फॉर्म बोलते हैं उसको। फॉर्म भर के पासबुक दिखाकर राशि निकाली जा सकती है। खाता हस्तांतरण, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे बैंक में खाता कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। खाता बंद करना, अगर आप खाता बंद करना चाहते हो तो प्रार्थना पत्र देकर खाता बंद कराया जाता है। अपना एक प्रार्थना पत्र दे दो कि मुझे अब खाता नहीं रखना है, तो वो बंद भी हो सकता है। खाते की मृत्यु की दशा में, ठीक है, नॉमिनी या वारिस को राशि मिलती है। अगर कोई खाता धारक है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है, जो वो नाम दे के गया है, नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके एब्सेंट में किसको मिलेगा। ठीक है। तो नॉमिनी को मिल जाएगा, ये वारिस को राशि मिल जाती है। ठीक है। लाभ, ठीक है, सुरक्षित निवेश। ठीक है। लाभ क्या है इसका? एक सुरक्षित निवेश है, सरकारी गारंटी मिलती है इसमें, नियमित ब्याज मिलता है, ब्याज भी रेगुलर मिलता है, छोटे बचत का अच्छा साधन है। ये जो छोटा छोटा बचत है उसका ये अच्छा साधन है। गांव में सुविधा है ये। टैक्स में भी छूट मिलती है इसमें। मैंने बताया था ना कि 10,000 तक का ब्याज की राशि कर से कर योग नहीं होती है। तो डाकघर बचत बैंक की धीमी प्रगति के कारण, डाकघर का जब इतना फायदा है उसके बाद भी ये प्रोग्रेस नहीं कर सका जिस तरह से बैंक किए हैं, जिस तरह से बैंक का प्रसार हुआ है उस तरह से डाकघर का नहीं हो पाया है। कारण है कम प्रचार, इसकी जो प्रचार है वो ज़्यादा नहीं हो पाई है। बैंकिंग सुविधाओं की कमी, थोड़ा बैंकिंग सुविधा का भी कमी है इसमें। जैसे ये एटीएम, इसका उतना ये नहीं, हम बोले कहीं कहीं एटीएम की सुविधा है, और भी जो कोर बैंकिंग के द्वारा जो भी हम कर सकते हैं, ड्राफ्ट वगैरह जो बनवा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो उतनी बैंकिंग सुविधा नहीं है यहाँ पे, उसकी कमी पाई जाती है। तकनीकी धीमापन दूसरा है, ये उतना अपडेट भी नहीं है, ये टेक्निकली बहुत सारा काम नहीं करता है, हाथ से करता है। लेकिन आज के डेट में जो प्रधान डाकघर होते हैं वहाँ पे लगभग बैंक जैसा काम होता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बैंक है वहाँ पर अभी भी सारा काम पुराने स्टाइल का होता है। तो तकनीकी धीमापन है, इसलिए ये पॉपुलर नहीं हो पाया। डाकघर बचत बैंक का जो प्रगति की जो गति है वो बहुत कम है। सुधार के सुझाव, आप अगर सुधारवाना चाहते हो तो क्या हम सुझाव दोगे? तो मेरे ख्याल से एटीएम और ऑनलाइन की सुविधा बढ़ाना होगा इसमें। ठीक है। ऑनलाइन की सुविधा देनी होगी। अधिक प्रचार की आवश्यकता है इसमें, और तेज सेवा की ज़रूरत है। जैसे धीमा है तो उसको गति बढ़ाना होगा। तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे तो सुधार हो जाएगा, सीधा बात है। तो अगर हमको धीमी प्रगति का कारण पता है तो उसका सुधार भी हम उसी कमी को दूर करके
कर सकते हैं। तो कमी को दूर कर देंगे तो सुधार हो जाता है अपने आप में। अगर आपको कमी याद है तो वही सब कमी को हम लोग सुधार देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बैंक बचत खाता और डाकघर बचत खाता में अंतर, तो भाई दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। तो बैंक आधुनिक सुविधा है, अधिक शाखाएं हैं। डाकघर सुरक्षित है, गांव में उपयोगी है। ठीक है, गांव में उपयोगी है। अब योजनाएं बहुत मज़ेदार हैं, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो योजनाओं वाला जो मामला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ जानना होगा इसका। डाकघर आवर्ती जमा, आरडी जिसको बोलते हैं, रैकरिंग डिपॉजिट, और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं होता है, बैंक में भी आवर्ती जमा होते हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना है, भविष्य में बड़ी राशि मिलती है। अब हम जानेंगे इसका एक एमआईएस सिस्टम है, मासिक आय योजना। ठीक है, तो मासिक आय योजना, मंथली इनकम स्कीम बोला जाता है इसको। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। 6 वर्ष की योजना है ये। 7.30% ब्याज है इसका, और खाता में 1500 से खाता नामांकन सुविधा है। अगर 1500 रुपया देते हो तो ये नामांकन हो जाता है। ठीक है, तो एक मासिक आय योजना है, और इसके बदले जो जमा करते हैं उनको एक मंथली इनकम मिलता है। अब किसान विकास पत्र KVP, शुरुआत 1 अप्रैल 1988 में हुआ है। राशि 9 साल 4 महीने में दोगुनी हो जाती है। अगर पैसा मान लो 1 लाख रुपया आप जमा किए हो आज, तो 9 साल 4 महीने में वो पैसा डबल हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्याज जो है 7.7% है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है इसमें, ये रैकरिंग डिपॉजिट में, वो नहीं सॉरी, किसान विकास पत्र में वो 7.7% है। ठीक है, 1000 और उसके गुना में। ठीक है, और जो यहाँ पे ये बिकती है, किसान विकास पत्र जो है यूनिट में बिकता है, तो 1000 में एक मिलता है। ठीक है, अगर आपको 10 किसान विकास पत्र खरीदना है तो 10 गुना 1000 रुपया आपको जमा करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो? 10 गुना 1000 कितना हुआ? 10,000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया के लॉट में ये मिलता है। अब डाकघर जीवन बीमा, शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुआ है, और डाकघर जीवन बीमा जो है केवल वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए है, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए है। और इसमें 10 लाख तक का बीमा दिया जाता है। कितना तक का बीमा दिया जाता है? 10 लाख का। प्रीमियम वेतन से काटा जाता है। प्रीमियम जो है वो किससे काटा जाता है? वेतन से। आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना होता है। मैंने 9th में भी बीमा पढ़ाया था, तो उसमें ये सब था। तो आपको प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अगर आप बीमा खरीदते हो तो आपको साल में एक पैसा देना होगा, जिसको प्रीमियम बोलते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट। मान लो आप 10 लाख का एक बीमा खरीदे, तो इसका मतलब नहीं है कि आपने एक बार में दे दिया, आपको 10 साल तक 1-1 लाख रुपया करके देना है। ठीक है, तो प्रीमियम जो है यहाँ पर वो वेतन से ही कट जाएगा। अगर आप बीमा कराओगे तो प्रीमियम वेतन से ही कट जाएगा आपका। अगर 10 लाख का बीमा है और 1 लाख रुपया हर साल कटना है, तो 1 लाख रुपया वो कटते चला जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी वो चले गए थे हम किसान विकास पत्र में। अभी डाकघर जीवन बीमा पढ़ रहे हैं। तो 1 फरवरी 1884 में ये चला था, केवल वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? केवल जो नौकरी करते हैं उनके लिए 10 लाख तक बीमा मिलता है, प्रीमियम वेतन से कटता है। बस इतना ही याद रखेंगे, हो जाएगा। अब कुछ योजना और है। राष्ट्रीय बचत योजना NSC 1987, 100 रुपया से खाता है इसका खुलता, टैक्स में छूट है, और मुख्य और चयनित डाकघरों में। लेकिन ये वाला जो स्कीम है NSC का, वो हर डाकघर में नहीं मिलता है, कुछ जो विशेष डाकघर हैं वहाँ मिलता है। फिर एक नेशनल सेविंग स्कीम है, 1990 में ये लॉन्च हुआ था। 6 वर्ष की अवधि है इसका, और ये 7.9% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और धारा 80C में छूट है। धारा 80C का तात्पर्य टैक्स से है, तो टैक्स में बचत होता है आपको अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश करते हो, यानी इन्वेस्ट करते हो। अगला है इंदिरा विकास पत्र। 200, 500 और 5000 के अंकित मूल्य में कोई भी खरीद सकता है। मतलब इसका 200 रुपये में खरीद सकते हो एक यूनिट, 500 में भी खरीद सकते हो, और 5000 में भी आप क्रमशः खरीद सकते हो।
ठीक है, तो इंदिरा विकास पत्र ये है। अब है सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ 15 वर्ष का होता है। ये स्वरोजगार वालों के लिए बेस्ट है, जो खुद से रोजगार करते हैं उनके लिए है। तो पीपीएफ में लोग पैसा भविष्य के लिए रखते हैं, जैसे जब काम नहीं कर पाते हैं, रिटायरमेंट का एज आ जाता है, तो भी उनको जीना तो है ही, खाना तो है ही, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक सार्वजनिक भविष्य निधि का ये निर्माण किया जाता है, जिसका एज है 15 वर्ष के लिए है। ये 500 न्यूनतम आपको जमा करना होगा, 1.5 लाख वार्षिक। इसमें 500 रुपये न्यूनतम और 1.5 लाख वार्षिक आपका अधिकतम हो सकता है। और इसमें 7.9% ब्याज है और धारा 80C में छूट है, तो इसमें ब्याज भी अच्छा खासा है और इसमें टैक्स में भी छूट मिलता है। अब वरिष्ठ नागरिक योजना, ये 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है ये योजना। ये 1 अप्रैल 1990 से चालू हुआ है। 8.7% ब्याज है इस पर, रिटायर्ड लोगों के लिए है ये। अब आएंगे सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ये बेटी के नाम पर होता है। ठीक है, 10 वर्ष तक खाता खोल सकते हैं और 250 से 1.5 लाख तक 21 वर्ष में परिपक्व शादी पर आंशिक निकासी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समृद्धि योजना जो है वो शादी ब्याह के सोच के किया जाता है। बस इतना ही इसमें याद रखना है कि 10 वर्ष तक खाता खोल सकते हैं, 250 से 1.5 लाख तक 21 वर्ष में परिपक्व शादी पर आंशिक निकासी किया जाता है इसमें। ठीक है, 10 वर्ष तक खाता खोल सकते हैं, मतलब 10 वर्ष तक ही खोल सकते हैं। अगर 10 से 11 साल हो रहा है लड़की का तो नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, ये लड़कियों के लिए है। तो बच्चों, यह चैप्टर सिर्फ बैंकिंग नहीं सिखाता बल्कि बचत, निवेश और भविष्य की सुरक्षा सिखाता है। आपने ये समझ लिया तो समझिए आप आर्थिक रूप से समझदार बन गए। थैंक्स।